नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। घरेलू अर्थव्यवस्था 2023 तक 3700 अरब डॉलर की होगी। इसके साथ ही भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे बना रहेगा। आरबीआई ने एक लेख में लिखा है कि वृहद आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता मजबूत हुई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक से जारी लेख में कहा गया है कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाना मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य था। इसे हासिल कर लिया गया है। ये पहली उपलब्धि रही। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम ने लेख में लिखा है कि 2023 में महंगाई को काबू में लाना है ताकि 2024 तक ये लक्ष्य के अनुसार रहे, और ये दूसरी उपलब्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से लेख में कहा गया कि भारत 2025 तक चौथी और 2027 तक 5400 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेख में यह भी कहा गया कि उभरते हुए बाजार बीते साल की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2023 में सबसे बड़ा जोखिम अमेरिकी मौद्रिक नीति और अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। आरबीआई के लेख के अनुसार भारत में जिंसों के दाम में नरमी और अन्य लागत कम होने से कंपनियों का प्रदर्शन सुधरा है। मुद्रास्फीति को संतोषजनक दायरे में लाने का मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य था उसमें सफलता मिली है, और ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर राजकोषीय मजबूती जारी है। साथ ही प्रमुख संकेतकों के आधार पर चालू खाते का घाटा 2022 की बची अवधि और 2023 में कम होने की ओर बढ़ रहा है। व्यापार घाटा बढ़ने से 2022-23 की दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4.4% पर पहुंच गया। वहीं सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर अप्रैल जून तिमाही के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट को संशोधित करके 2.8% से 2.2% कर दिया गया है। मुद्दा आपका में आज हम जो मुद्रा है, जो अर्थव्यवस्था है, इससे जुड़ी स्थिति पर बात करेंगे, और ये जो रिपोर्ट है इसे आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि लेख में बातें क्या कही गई हैं, क्या बात है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति दर्शा रही है, दशा दिशा चुनौतियों और आगे की राह को लेकर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आनंद सिंह भल जुड़े हुए हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद भल जी, शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अरविंद मोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आपका भी प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर अमन अग्रवाल जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमन अग्रवाल। शुरुआत आप ही से करूंगी। जो बातें मैं समझ पाई हूँ, 2023 में मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था 3700 अरब डॉलर की हो जाएगी 2023 में। महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाना मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य था, जिसे हासिल किया गया, और मुद्रास्फीति में कमी देखी जा रही है। और क्या बड़े बिंदु हैं, बड़ी बातें हैं इस लेख के जरिए, वो हमें समझाइए। देखिए जी, पहली बात तो यही आना आंकड़ा जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं कि आंकड़े जो किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की, उसके ऊपर बड़ी अटकलें लगी हुई थी पिछले 6 महीने से, क्योंकि काफ़ी सारी एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, एडीबी हो, ओईसीडी हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो हमारे प्रोजेक्शंस को कम करते नज़र आ रही थी पिछले 6 महीने में। तो उससे लग रहा था कि पता नहीं हमारे जो ग्रोथ की नीति है ठीक चल रही है, या ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर जो आईएमएफ के आंकड़े आए, जिसके बेसिस पे आरबीआई का ये लेख लिखा गया है, उसमें साफ लिखा गया है कि सिर्फ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, पर उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल पिछले कुछ 3-4 सालों में किया है, जो विश्व के बड़े बड़े देशों ने नहीं किया, और जिसकी वजह से अमेरिका की, यूके की और जो बड़े देश हैं उनकी जो हालत है, मुद्रा की हालत जो है वो बिगड़ती नज़र आ रही है दिन प्रतिदिन, वो हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिल रही है। और इसके चलते हुए हिंदुस्तान का सिर्फ स्तर बढ़ेगा नहीं, पर उसकी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, और एक आम आदमी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन को फील करेगा, वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो हैं बाकी बड़े बड़े देशों में और मध्यम वर्ग देशों में भी कंट्रोल में पिछले 4 से 5 साल में नहीं आ पाई हैं, और आगे भी आती नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए आरबीआई ने भी कहा कि अमेरिका में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इन्हीं 2 चीज़ों के कारण और मुद्रा की वजह से आने की उम्मीद है, जो इस ग्रोथ में भी थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। पर क्योंकि भारत सरकार ने बहुत तीव्रता से इस पर कंट्रोल रखा है, अपना नियंत्रण रखा है, तो मेरे विचार में एक ये बड़े अच्छे आंकड़े आए हैं, और वित्त मंत्री को और बाकी सारे मंत्रालयों को भी एक अच्छी खुशखबरी सी, मिठाई सी मिली है बजट के आने से पहले, कि जो हम जिस दिशा में जा रहे थे वो दिशा ठीक है, दिशाहीन नहीं है, दिशादायक है। और जिस तरीके से बजट पिछली बार
हमारे को विंग्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदुस्तान एक हाथी की तरह है, बड़ा देश है, विशाल देश है, यंग लोगों का देश है, उसमें एक विंग से लगे थे डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू, और जो उन्होंने प्रवचन किए थे वो जो है अब बूस्टर डोज की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी अटकलें बड़े सारे लोग लगा रहे थे, पर वो अटकलें सारी आज जो रिपोर्ट आई है, जो IMF की रिपोर्ट आई है, उससे खत्म होती नजर आ रही हैं। जरूर डेफिसिट थोड़ा बढ़ने का आया है, वो क्योंकि ट्रेड बढ़ा है, और ट्रेड क्यों बढ़ा है? क्योंकि हिंदुस्तान से भी माल जा रहा है, हिंदुस्तान में भी माल आ रहा है, तो एक ही जो ट्रेड बैलेंस है वो थोड़ा जरूर बढ़ता है। पर जब एक इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, जो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जारी होती है, तो हमें इन डेफिसिट से चिंता की बात नहीं होती है। फिस्कल डेफिसिट से होती है, पर ट्रेड डेफिसिट से चिंता की बात नहीं होती है, वो आराम से निभर पाता है। तो इसलिए मेरे विचार में जितने भी आंकड़े इस समय आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हों, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हों, चाहे RBI का कंट्रोल हो रुपए के ऊपर, वो सब पॉजिटिव की तरफ है। और अगर भारत में RBI जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, अगर रुपए को और स्ट्रेंथन कर पाता है अगले 2-3 सालों में, जो थोड़ा डिफिकल्ट है US के चलते हुए, पर अगर वो करता है तो हम जो ये आंकड़े 2027 की बात कर रहे हैं, वो हम 2025 या 26 में भी हमें देखने को हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर अरविंद मोहन, आपका नज़रिया भी समझूंगी मैं इस लेख में। जो बड़ी बातें हैं, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी बात है, जो अभी हमें डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताई है। और जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की अगर हम बात करें, IMF का जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत 2025 तक चौथी, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये अनुमान है। विश्व बैंक कह रहा है कि GDP ग्रोथ जो है उसका अनुमान बढ़ाया लगातार विश्व बैंक ने, और कहा कि भारत तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। हाल ही में हम देख रहे हैं दावोस में चल रहा है विश्व आर्थिक मंच, वहां पैनल में चर्चा में भारत की जमकर तारीफ हुई है, और वहां पे भी अर्थशास्त्री जो मार्टिन हैं उन्होंने बात कही है और कहा है कि आने वाले 10 से 20 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने वाला देश होगा। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो अनुमान जताती रही हैं, जो भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था में जताती रही हैं, हम जानते हैं कि हाल में जो भी चुनौतियां रही हैं, दुनिया के सामने रही, भारत के सामने भी वो चुनौतियां रही हैं, उसके अनुरूप जो रफ्तार की उम्मीद दुनिया जता रही है भारत में, क्या आपको नजर आ रहा है कि लेख में जो आंकड़े हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? जैसा अग्रवाल साहब ने भी कहा, निश्चित तौर पे ये एक फील गुड फैक्टर जरूर क्रिएट करता है, लेकिन मैं यहाँ 2 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं कि हम 3.7 ट्रिलियन हो जाएंगे और 5.4 ट्रिलियन हो जाएंगे, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और पहला सच ये है कि सारी दुनिया का जो चैलेंज है, खासतौर पर यूरोपियन नेशंस जिस चैलेंज से गुजर रहे हैं, उसकी तुलना में हिंदुस्तान की इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये भी समझना होगा कि हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं $3.7 ट्रिलियन, ये करंट प्राइसेस पर है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कुछ समय से हमने देखा है, तो हमारा एक्चुअली चैलेंज है वो यहाँ पर एडवांटेज की तरह हम उसको ले रहे हैं। एडवांटेज ये है कि वो हमारी करंट प्राइसेस पर GDP की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। ये राइडर हमें लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि हमें वास्तविक जो मेजरमेंट करना चाहिए वो कांस्टेंट प्राइसेस पे करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि हम वाकई ग्रो कर रहे हैं कि सिर्फ कीमतें बढ़ने की वजह से आपकी ग्रोथ का क्रिटिकल एडवांटेज हो रहा है। ये पहला सच है। दूसरा सच है कि ये बात सच है कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ सालों में वो 27 में होगा कि 25 में होगा कि 23 में होगा, लेकिन हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आने वाले समय में कुछ वर्षों में हम निश्चित तौर पे 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होंगे। हम प्रयास करें तो जल्दी होंगे, नहीं करें तो भी हम हो जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिसको हमें एड्रेस करना होगा। इस समय इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल जब आप देख रहे हैं, अगर आज हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन हम कंटेन कर पाए, तो मेरा मानना है ये पॉलिसी इंटरवेंशन, RBI के इंटरवेंशन से उतना नहीं हो पाया। ये इसलिए हो पाया है कि कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली बहुत हमारे लिए फेवरेबल हो गए और उसने बहुत हद तक हमको मदद की है। आप अगर पिछले 10 साल का इकोनॉमिक हिस्ट्री उठा करके देखें, दिखाई ये पड़ता है कि लगभग 30% इन्फ्लेशन आपका एग्री कमोडिटीज की वजह से आता है। ये आपका एक बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज है जिसको भी हमने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। इसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, आने वाले समय में जिस तरीके का इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, खासतौर पे जो रिसेशन का दौर अब सारी दुनिया में बढ़ रहा है, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके का इन्फ्लेशन का चैलेंज आने वाला है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चैलेंज, खासतौर पे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का चैलेंज है, इसको एड्रेस करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना होगा। हिंदुस्तान को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, जिसमें एग्री और रूरल डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत तेजी से लेना होगा। निश्चित तौर पर हम पिछले कुछ समय में, चाहे वो डिजिटल इंटरवेंशन हो या दूसरे इंटरवेंशन हो, उन्होंने हमको मदद किया है।
लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि चाइना आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है। उसका बड़ा कारण है कि उनका स्ट्रक्चरल चैलेंज था जिसको उन्होंने समय रहते एड्रेस नहीं किया है। तो ये निश्चित तौर पे यूफोरिक होने के लिए निश्चित तौर पर मौका, अगर सारी दुनिया कह रही है हम अच्छा कर रहे हैं और शायद हम बाकी देशों से निश्चित तौर पे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को तुरंत एड्रेस करना होगा। अगर हम आने वाले कुछ समय में अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है तो अब ये समय है कि आप अगर उनको एड्रेस करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल आप चाइना की तरह हमें भी आने वाले समय में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो बढ़ना है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा फैक्टर है, इसको भी कंसिडर जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है, आनंद बल जी, पहला कमेंट आपका भी, पहली प्रतिक्रिया, जो बात कही गई है आरबीआई के लेख में, उस पर आपकी क्या रहेगी? और जाहिर तौर पर मुद्रास्फीति को संतोषजनक दायरे में लाने का मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य था उसे हासिल कर लिया गया है, ये बात इस लेख में कही गई है। और आगे भी इसको लेकर जो चैलेंज है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना एक बड़ी चुनौती होने वाला है। और कई कुछ बातें हैं जो अभी प्रोफेसर मोहन ने भी उठाई हैं, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आरबीआई के लेख ने, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने जो भारत की इकोनॉमी की सुदृढ़ता और हमारे रेजिलियंस की तारीफ की है, तो आरबीआई ने भी उसको सपोर्ट किया है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है। कोरोना के समय हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा, हम लोगों ने बेतरह पैसे नहीं बढ़ाए, जिसके कारण हमें फायदे अभी मिल रहे हैं। काफी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने कोरोना के समय काफी फिस्कल एक्सपेंशन किया, बट इंडिया ने ये सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम सप्लाई साइड से ज्यादा है, हमें केवल डिमांड बढ़ा के काम नहीं चलेगा। तो ये नीति हमें बहुत काम आ रही है। और लकीली हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया है, जो 6% से कम हो गया है। जो आरबीआई का बैंड है 2% से 6% के बीच इन्फ्लेशन रहना, उसको हम लोगों ने पिछले 1-2 महीने में मैनेज कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे अभी दिख रहे हैं, whether it is the fiscal deficit or whether except for external trade में जो एक current account deficit है वो थोड़े प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट उसके भी अंडरलाइंग इश्यूज हमें मालूम है और उस पर भी काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो आरबीआई है, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को की तारीफ की है, भारतीय अर्थनीति की तारीफ की है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग स्पेशली कोरोना के समय पॉपुलिस्ट हवा में नहीं बह गए और हमने बहुत ज्यादा पैसा डिमांड बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किया, उसका गलत असर पड़ सकता था। भारतीय जो पॉलिसी मेकर्स ने ठीक समझा कि जो कोरोना के समय प्रॉब्लम है वो हमें सप्लाई साइड की तरफ से देखना होगा, हमें सप्लाई बॉटलनेक्स हटाने होंगे, बनस्पत की झूठ मूठ पैसा खूब सारा बढ़ा देना डिमांड पे, और उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ सकता था। तो ये सब जो विदेशी संस्थाएं, आरबीआई जो भारत के जीडीपी फिगर्स के कोट कर रही हैं, ये तो मोर और लेस ब्रॉडली करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी प्रोफेसर साहब की बात ठीक है कि करंट प्राइसेस पे हमें उसी नजर से, हमें करंट प्राइसेस के लेंसेज से ही इसको देखना है, वो तो बहुत ही करेक्ट बात उन्होंने कही। एंड इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को हमें बिल्कुल सराहने की जरूरत है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक आ रहा है। करंट अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको हमें कोशिश करना है बढ़ाने की। पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक बढ़ रहा है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा इशू चल रहा है। एग्रीकल्चर को डेफिनेटली काफी हमें सपोर्ट करना होगा, वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स लाने होंगे, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, सप्लाई बॉटलनेक की बात की है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भल साहब है उन्होंने बात कही, और जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात कह रहे हैं प्रोफेसर मोहन, आप क्या कहेंगे? और एक बात का जिक्र मैं और कहूँगी, पिछले साल हमने देखा था IMF चीफ पियरे ओलिवियर ने कहा था कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता सभी देशों में नहीं होती, और कुछ देशों के लिए तो लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत इस टारगेट को हासिल करने की क्षमता रखता है। लेकिन उन्होंने एक सलाह भी दी थी, कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि भारत में इमारतों और सड़कों में निवेश तो हो रहा है, लेकिन अगर मानव संसाधन में निवेश बढ़ाया जाए तो स्थिति बेहतर हो सकती है। $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं, इनसे कितना सहमत हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान, अगर हम परचेजिंग पावर
के बेसिस, मतलब 1 रुपया मेरा कितना माल खरीद सकता है जिसका तुलना होती है, उस पर देखें तो ऑलरेडी हम 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है और विश्व के अंदर पहले तीन इकोनॉमीज़ में हमारा आचलन है ऑलरेडी, और अभी नहीं है, पिछले कुछ सालों से है, ये नहीं कि अभी हम एक साल या 2 साल के लिए बन गए। दूसरी बात, ये जो डेटा जो आरबीआई कोट कर रहा है अपने आर्टिकल में, ये आईएमएफ का डेटा है। मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया हूँ और वहाँ पे ऐसे आंकड़े एकदम से नहीं दिए जाते हैं, सीरीज ऑफ डेटा को देखा जाता है और सभी देशों को फिर उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है और एकदम से कोई चेंज करने की जो बात आती है तो उसको सोच समझ के वो अपने रिपोर्ट में जारी करते हैं, जिसको आरबीआई ने भी कोट किया है। तो ये नहीं है कि भारत सरकार ने ये आंकड़े बदले हैं या भारत सरकार ने जो है कांस्टेंट से करंट पे आए हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसको पानी डाल के बदला नहीं जा सकता है, ये बिना इन्फ्लुएंस के चलती है और उन्होंने एक ये सजेशन दिया है, तो हमें उसको एक वेलकम दिशा से देखना चाहिए। आरबीआई ने उसको कोट किया है कि उनकी भी जो आंकड़े हैं वो उनके साथ मैच खाते हैं और उसको उनकी जो मुद्रास्फीति में उन्होंने काम किया है उसको देखते हुए काम चल रहा है। दूसरी चीज, आपने बहुत जरूरी बात करी जो मानव की स्किल डेवलपमेंट की बात है, उसके अंदर जो है ऑलरेडी हम लोग देखें पिछले 4 या 5 साल में, क्योंकि भारत सरकार लीन गवर्नमेंट एंड बेटर गवर्नेंस की बात कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट हो बट छोटी हो, तो उन्होंने करीबन 40 से 60% वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में विभागों में भरी नहीं थी काफ़ी सालों से, ये सोच के कि हम ये करेंगे। बट कोरोना काल आने के बाद भारत सरकार में दोबारा सोच बदली और प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ महीने पहले कहा कि हम इतनी सारी नौकरियां लोगों को देंगे। उससे भी एक जो बूस्ट फैक्टर इकोनॉमी में जो आएगा, क्योंकि जो स्पेंडिंग सरकार करती है, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, महकमे काम करते हैं, वो भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सरकार के ही लेके आगे चलते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हाईवे बिल्डिंग के हों, चाहे वो रोड बिल्डिंग्स के हों, चाहे वो घर बनाने के हों, काफ़ी सारा जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है उसमें भी सरकार की तरफ से मुहिम पहले की जाती है। तो मेरे विचार में ये जो एक दिशा जो बनी है और जो हमें अब कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर हम ये जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको भरने की बात करें। उन्होंने बड़ा कैंडिडेट तरीके, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा गया था, विभागों को कहा था, और जिस तरीके से इसमें मुहिम चल रही है तो अगले 3-4 महीने में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका भी जो एक इम्पेटस है जो अभी आईएमएफ के आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल जो डेटा है, जो चीज हो रही है उसी में देखने को मिल रहा है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोरोना काल में भी करीबन 6.5-7 बिलियन डॉलर हर महीने आ रही थी। ये तब था जब देशों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग पैसा अपना निकाल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही थी देश से। हमने देखा स्टॉक मार्केट भी फॉल करी, रुपए का भी आंकलन गिरा। उसके बाद भी जो है हिंदुस्तान में निवेश जो आ रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीबन 7 बिलियन डॉलर के करीब हर महीने आ रही थी, जो बढ़ के अब बजट में हमें देखने को मिलेगा मेरे विचार में करीबन 7.5-8 बिलियन डॉलर के करीब अभी भी हमें पिछले साल में देखने को मिलेगी कि आई है। तो वो तभी है जब हिंदुस्तान को जो बाहर की एजेंसीज हैं, देखिए वो खाली तो नहीं बैठी, उनके बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया हैं, वो देख रहे हैं, तभी वो निवेश करेंगे, जब उनको पैसा मिलेगा तभी निवेश करेंगे। तो वो जब ये आंकड़े ले रहे हैं और जो भारत सरकार कह भी रही थी, पर काफी सारे सुझाव आ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से आ रहे थे कि भारत की इकोनॉमी का हम जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कम कर रहे हैं, अब ये जो अटकलें थी वो एक निराशाजनक बना रही थी सरकार को कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनकी जो नीतियां वो ठीक है या नहीं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहले से चल रहे हैं और आगे भी करने जरूरी हैं, उनका कोई दो राय नहीं है, वो करना जरूरी है, चाहे वो मानवता की तरफ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की तरफ हो, वो उसी स्पीड से चलने चाहिए जिस स्पीड से अभी तक चलते आ रहे हैं और वो चलते रहेंगे। पर ये जो एक दिशा मिली है सरकार को, एक उम्मीद जो जागी है इस रिपोर्ट की वजह से और आरबीआई ने उसको आकलन किया, उसकी वजह से एक जो उम्मीद बंधी है सरकार के साथ, वो अब मेरे विचार में एक बूस्टर डोज की तरह काम करके भारत को भी और भारत के नागरिक को भी और जो भारत के अंदर निवेश करते हैं उनको भी एक अच्छी जगह देगी कि जहां पे आपने निवेश किया है वो पैसा खरेगा, यहाँ फूल बगिया में उगेंगे और हम उस फूलों से महक सुन सकते हैं और कुछ ही जल्दी सुन सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर मोहन, जो ये लेख है इसमें एक बात और है कि उभरते हुए बाजार बीते साल की तुलना में ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन 2023 में सबसे बड़ा जो जोखिम है वो अमेरिकी मौद्रिक नीति है और डॉलर से जुड़ा हुआ है। क्यों इतना डिपेंडेंट है हम, और हम जानते हैं हम ही नहीं है, दुनिया के सभी देश इतना डिपेंडेंट हैं इस पर। क्या ऐसा तरीका है, क्योंकि कोशिशें हाल फिलहाल काफ़ी हो रही हैं कि रुपए को इंटरनेशनल बनाया जाए, रशिया ईरान के साथ व्यापार रुपए में हो रहा है, कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ये जो फैक्टर है ये कितना असर करेगा?
इस पर कमेंट करूं उससे पहले मैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाले फैक्टर पे कमेंट करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, उस 1950 से लेकर आज तक की पूरी ग्रोथ स्टोरी मूल रूप से इन्वेस्टमेंट से स्क्रिप्ट हुई। और ये इन्वेस्टमेंट आया कहां से? आज भी लगभग 95% इन्वेस्टमेंट आपका डोमेस्टिक सेविंग से फाइनेंस होता है। बहुत मुश्किल 5-6% आपका विदेशी सेविंग्स या विदेशी निवेश से हमारा काम चलता है। और अनफॉर्चुनेटली कहना उचित नहीं है, धीरे धीरे आपका जो एज एडवांटेज था, हमें एडवांटेज ये था कि यंग पॉपुलेशन है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा था। कुछ समय से आपकी एज अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड घट रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी वो घटती चली जा रही है। अब आपका बाकी निवेश आप कैसे बढ़ाएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे बढ़ाएंगे, ये बड़े इश्यूज हैं, ये भी स्ट्रक्चरल चैलेंज का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल विमेन पार्टिसिपेशन, 15 से 60 साल का जो एज ग्रुप है, विमेन पार्टिसिपेशन बमुश्किल 18% है। इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? शायद समय आ गया है कि विमेन एम्पावरमेंट, ये अब उनकी जरूरत नहीं है, देश की जरूरत है। आप इस तरीके की चीजों पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, आने वाले समय में ये आपके लिए बैरियर बनना शुरू हो जाएंगे। हम खासतौर पर अगर आगे का रास्ता देख रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है अग्रवाल साहब की कि हमारे पास पीठ थपथपाने का मौका है, लेकिन हम यहां से कहां ले जाना चाहते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए कोरोना काल में सारी दुनिया ने लिक्विडिटी को बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे इस समय तो फिर थोड़ा सा चैलेंज वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया, अदरवाइज लिक्विडिटी विड्रॉल का प्रोसेस शुरू हो गया था। आने वाले समय में जैसे जैसे लिक्विडिटी विड्रॉ होगी, खासतौर पे जो सेंट्रल बैंक हैं, फेडरल रिजर्व जैसे, ये जब लिक्विडिटी को विड्रॉ करना शुरू करेंगे, इसका असर सारी दुनिया के निवेश पे पड़ेगा। अमेरिका में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट स्ट्रेंथन होगा, सारी दुनिया से पैसा खींच करके अमेरिका की तरफ जाता है। ये हिस्टोरिक एक्सपीरियंस है, अभी हमने कुछ समय पहले ऐसा कुछ होते हुए देखा भी है। और इसका परिणाम अक्सर ये होता है कि डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है, जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा। ये बात सही है कि रुपए को अगर आप दूसरी करेंसी से कंपेयर करें, यूरो और येन इत्यादि से, तो हम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन डॉलर की तुलना में हम वीक हो गए हैं, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है। और ये डर बिल्कुल आरबीआई का कंसर्न बहुत जेन्युइन है कि आने वाले समय में भी जैसे जैसे रिसेशन बढ़ेगा जी, वैसे वैसे आप गोल्ड की कीमतों को बढ़ते हुए देखेंगे और डॉलर को भी आप स्ट्रेंथन होते हुए देखेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट भी हमने बढ़ते हुए देखा आने वाले समय में, खासतौर पे अमेरिकन इकोनॉमी में, तो निश्चित तौर पर ये हमारी जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी समस्या होगी। रुपए का मूल्य आप फर्दर होते हुए देखेंगे, रुपए की वैल्यू फर्दर गिरते हुए देखेंगे, जिसका असर हमारे तमाम बाजारों पर, चाहे वो शेयर बाजार हो या दूसरे बाजार, आप सभी पर उसका असर होते हुए देखेंगे। जी जी, आनंद भल सर, एक छोटा सा कमेंट, अब आखिर में आपका भी समय बहुत कम है। हम जानते हैं एनर्जी सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए। ग्रीन एनर्जी पर हमारा फोकस है ताकि एमिशन कम हो, फ्यूल एक्सपेंस कम हो। इस दिशा में हम कितना सही जा रहे हैं? पहले हम जानते हैं सर्विस सेक्टर लीड करता था, अब मेक इन इंडिया के बाद मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर है और वर्ल्ड क्लास आइटम बने, इसके मैन्युफैक्चर हब भारत हो, अब इस पर जोर देना है। इसमें भी एक काफ़ी चुनौती है। बजट बहुत जल्दी आने वाला है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का फोकस रहना चाहिए? पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? ग्रीन एनर्जी पे हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भारत सरकार बहुत फोकस दे रही है। 2070 तक नेट जीरो एमिशन की भी बात हम करते हैं एंड सब जगह हमारी सोलर ऊर्जा पे बहुत काम हो रहा है, ईवी बैटरीज पे काम हो रहा है। हर तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ काफी एग्रेसिवली अग्रसर हैं और ये सारे निवेशक, विदेशी निवेशक भी देख रहे हैं और वो इस तरह से भारत को एनकरेज करेंगे। एंड हमने बिल्कुल जैसा कहते हैं फ्रंट फुट पे जाके ग्रीन एनर्जी की बैटिंग की है। हाइड्रोजन इकोनॉमी की यहाँ बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज की बात हो रही है, लिथियम बैटरीज की बात हो रही है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स पे जितने जोर से बात हो रही है, कम देशों में हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बजट में भी ग्रीन एनर्जी की तरफ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट की भी अनाउंसमेंट होगी। एंड ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमारे 14 सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड ऑल, इसके कारण हमें बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे, इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स होंगे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे, वो ग्रीन एनर्जी यहाँ पे यूज करेंगे, हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री को बूस्ट देंगे, हमारे मोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देंगे। उससे हमारी जो अदर अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम्स है, लार्जली एम्प्लॉयमेंट वगैरह, उस पर भी हमें काफी अच्छा मिलेगा। तो भारत
कि जो अभी ग्लोबलाइजेशन जो फिनोमिनन है वो भारत को सपोर्ट कर रहा है, ग्रीन एनर्जी हमें ठीक कर रहा है। तो थोड़ा बहुत डी ग्लोबलाइजेशन दुनिया में हो रहा है कि लोग चाइना से हट करके दूसरे जगह को देख रहे हैं एज रिलायबल ग्लोबल वैल्यू चेन प्रोवाइडर्स। तो इंडिया उसमें उभर करके ऊपर आया है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया को रिलायबल मानती है फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर बैटरीज, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें भी भारत को फायदा हो रहा है। एंड ये जो पूरा ग्लोबल वैल्यू चेंज की जा रही है वो इंडिया बिल्कुल सही समय पे उसका फायदा उठा रहा है। हमारी तरफ से कोशिश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सुधरे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सुधरे। हमारे स्टार्टअप्स को बहुत जोर दिया जा रहा है हर सेक्टर में, चाहे फिनटेक हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो। तो इस तरह से भारत बिल्कुल ठीक मार्ग पर अग्रसर है। एंड अगर सब कुछ इस तरह चलता रहा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी भारत के लिए। स्टार्टअप कल्चर भी इंडिया में बहुत अच्छे से ग्राउंड ले रहा है। मैं स्टूडेंट्स लोग से मिलता रहता हूँ। सबसे बेहतर इकोसिस्टम भारत में मौजूद है स्टार्टअप्स के लिए। माफ कीजिएगा भल साहब, आपको यहाँ रोकना होगा क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया है। आनंद सिंह भल आपका, प्रोफेसर अरविंद मोहन आपका और साथ ही डॉक्टर अमन अग्रवाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। जाहिर है जो लेख है आरबीआई का वो यही कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर राजकोषीय मजबूती जारी है। प्रमुख संकेतकों के आधार पर करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 में कम होने की ओर बढ़ रहा है। और इस समय एक तरह से देखें तो भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत जो प्राथमिकताएं हैं, डिलीवरेबल्स है, उन्हें निर्धारित करते हुए आगे चल रहा है। और संकेत यही मिल रहे हैं कि 2023 में G20 के भीतर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के पूरे आसार और क्षमता भारत में मौजूद हैं। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।